हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है, जहां पूर्व पीएम का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। जहां भारत सरकार ने आज होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था, जहां वे 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। उसके बाद 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली, जहां 33 साल तक सेवा देने के बाद वे इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण केंद्र सरकार ने शुक्रवार को होने वाले अपने सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 राज्यों के 50,000 गांवों में 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटने का कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। वहीं शुक्रवार सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा जिले से है, जहां बीते गुरुवार को अपने हल्द्वानी कार्यक्रम के उपरांत देर शाम रात्रि विश्राम के लिए अपने गृह क्षेत्र खटीमा नगला स्थित आवास पहुंचे हैं। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार की सुबह लोहिया हेड स्थित गेट हाउस पहुंचे हैं, जहां पर एकत्र जनसमूह द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना एवं समस्याओं के निदान हेतु तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहिया हेड स्थित हेलीपैड से अपने आगामी कार्यक्रम हेतु हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है, जहां सभी राजनीतिक दलों ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं उत्तराखंड शासन ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का आदेश जारी किया है। 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि पूर्व पीएम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, आज उनका निधन जिस प्रकार से पूरा देश शोकाकुल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया वो सरल और यदि दूसरी भाषा में कहूँ तो उन्होंने एक मर्यादित आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। कुशल राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे और अर्थव्यवस्था में अनेकों सुधार उनके द्वारा किए गए। विचारों की भिन्नता होने के बाद भी उन्होंने सभी का पूरा सम्मान किया और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो एक ऐसे राजनेता थे कि सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे। मैं अपनी ओर से पूरे उत्तराखंड की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से गई है जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लोग पद में बैठने के बाद गौरवान्वित होते हैं, उन्होंने सीट की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता था
तो लोगों को भरोसा होता था, प्रेस को, मीडिया को, आम जन को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने देश के कहा, तो ये होगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना दिखाएं और वो पूरा ना हो, वो कोई ऐसी बात कर दे जिसका पॉलिटिकल गेन पार्टी को, उनकी संगठन को हो, लेकिन देश को फायदा ना हो। ऐसा कोई शब्द मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कहा। लोगों ने उनको बौनी बाबा से लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उस आदमी ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया आपके हमारे बीच में, जो सत्य था या जो वो कर सकते थे। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार की स्कीम के जनक वो रहे, मनरेगा जिसको कहते हैं, और उनके रहते हुए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स को करने का काम किया। तो ये केवल मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। ना उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही जो आज कहीं नहीं है, ना उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही, ना उन्होंने 15 लाख की बात कही, ना काला धन की बात कही। वो मनमोहन सिंह थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, कोई विवाद नहीं रहा पूरे कार्यकाल में, एक्सीलेंट काम। प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री, और ये जो मैंने कहा इसके अलावा भी अनेकों काम, ये उनकी देन थी। और उनके डिसीजन लेने की क्षमता, एक शांत सुशील व्यक्ति और डिसीजन लेने की क्षमता जिसमें अद्भुत साहस था, तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से गए हैं। तो कांग्रेस का ही नहीं, ये पूरे देश की क्षति है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस से नहीं भी जुड़े हैं लेकिन बुद्धिजीवी हैं, आज वो भी दुख में हैं। शायद जिन्होंने उनको बौनी बाबा या रिमोट कंट्रोल कहा, आज उनको भी अंदर से तकलीफ हो रही होगी कि हमने एक ऐसे आदमी को, जिसका किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था, जो इतना शांत और सुशील था, उसके विरुद्ध हमने इस तरीके की बातें की पॉलिटिकल गेन के लिए। मनमोहन सिंह जी कुछ भूल पाना भी बहुत मुश्किल होगा। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री। केंद्र सरकार की बाहरी सहायता योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए ऋषिकेश का विकास होगा और इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। इस योग नगरी का विकास किया जाएगा, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित योजना के तहत ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन और स्वर्गाश्रम में वेडिंग जोन, सीवरेज और सिस्टम और पेयजल आपूर्ति, नगरीय यातायात प्रबंधन, पहाड़ प्रबंधन, हरित विकास व सौंदर्यीकरण और पार्किंग आदि कार्य किए जाने हैं। 6 वर्षों के भीतर इन कार्यों को किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 900 करोड़ और दूसरे चरण में 900 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेज़ी से बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे अन्य डेवलपमेंट होंगे। और स्वाभाविक तौर से ऋषिकेश विश्व की एक ऐसी प्रसिद्ध नगरी है जिसे योग नगरी के रूप में भी जानते हैं, योगा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और जब इसका विकास होगा तो एक इसका है सौगात, जहां पे 1800 करोड़ रुपए से ऋषिकेश का होगा विकास, जहां तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के लिए किए जाएंगे बेहतर इंतजाम। जहां केंद्र सरकार की बाहरी सहायतित योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए ऋषिकेश का विकास होने की बात कही गई है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थयात्रियों, पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय पांडे जी, जिस तरीके से केंद्र से 1800 करोड़ रुपए की जो ऋषिकेश को सौगात मिली है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए ऋषिकेश और अन्य पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए, तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हीं के तहत ही कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। चूंकि अब केंद्र सरकार की ओर से 1800 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि ऋषिकेश के लिए दी गई है और आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा, क्योंकि ऋषिकेश चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो पूरे विश्व के लोग वहां पर आते हैं और ऐसे में ऋषिकेश के तमाम क्षेत्रों को विकसित किया जाना काफी जरूरी है। और हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से पहले से कई योजनाएं संचालित जरूर की जा रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर से 1800 करोड़ रुपए की एक सौगात जो मिली है, इससे ऋषिकेश का पूरा शहरी क्षेत्र, मुनि की रेती का क्षेत्र, तपोवन और स्वर्गाश्रम जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगह पर वेंडिंग जोन, सीवरेज और सिस्टम को सुधारने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ पेयजल आपूर्ति एक बड़ी समस्या बनी रहती है ऐसे जगहों के लिए, तो वहां पर शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचाया जाए सभी जगहों पर, उसके लिए व्यापक स्तर पर काम होगा। इसके साथ साथ ऋषिकेश में अक्सर देखा जाता है कि जाम की स्थिति यहाँ पर सामने आती रही है। पूरे देश के कोने कोने से लोग जब यहाँ आते हैं तो वहाँ यातायात प्रबंधन एक बड़ी समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में निजात दिलाने के लिए यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। और जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो तमाम जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में बाढ़ प्रबंधन के लिए भी इस पैसे का उपयोग होगा और पूरे ऋषिकेश के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य किया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको यहाँ पर किया जाना है और 2 चरणों में ये कार्य पूरे किए जाएंगे। जी अजय जी, जिस तरीके से कार्य किया, जो स्वीकृति मिल गई है और 1800 करोड़ की बात भी इसमें यहाँ पर की गई है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसके चलते ये कार्य कब से शुरू किया जाएगा और इसके लिए क्या समय सीमा तय की गई है? देखिए, अभी केंद्र की ओर से संस्तुति की गई है और आने वाले जो समय है, क्योंकि जो भी यहाँ पर कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं और उन पर केंद्र सरकार की ओर से संस्तुति दी जाती है, वहाँ पर पैसे वहाँ पर मुहैया कराए जाते हैं, तो उसके लिए जो एक समय सीमा निर्धारित की जाती है और इसके लिए अब अगले 2 साल के अंदर यहाँ पर इसको मूर्त रूप दे दिया जाएगा और 2 चरणों में ये कार्य होना है, क्योंकि इसके लिए 6 साल का जो समय है पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। लेकिन जो 2 साल का शुरुआती समय रहेगा, ये पहले चरण का कार्य यहाँ पर पूरा होगा और बाकी के जो कार्य हैं वो 6 साल के दौरान किए जाने हैं। तो कुल मिलाकर के 900 करोड़ रुपए पहले चरण की योजना के तहत रखे गए हैं और इसके अलावा दूसरे चरण के तहत 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो कुल मिलाकर के जो 1800 करोड़ रुपए की ये जो परियोजना है, ये 1800 करोड़ रुपए ऋषिकेश क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा खर्च जो होगा। तो उसमें जो तमाम जो कार्य अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो सारे कार्य जो होंगे ऋषिकेश के विकास के लिए और यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर ये सारे कार्य किए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, जो पर्यटक ऋषिकेश से आगे जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिले और केंद्र और राज्य सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के तहत ऋषिकेश को आगे विकसित कैसे दिया जाए, इस पर कार्य किया जाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 1800 करोड़ की योजना के लिए यहाँ पर इनको स्वीकृति मिल गई है, जो जल्द ही जिसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि उसके ऋषिकेश के विकास कार्यों को लेकर ये स्वीकृति दी गई है, ताकि उसके सौंदर्यीकरण पर कार्य हो सके और वहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए ये सुविधा दी गई है, जहाँ पे आने वाले पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का कदम उठाया गया है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रदेश में कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होगा, जहां सबसे अधिक आयोजन राजधानी देहरादून में होंगे। इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। वहीं देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों के निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विभाग के सभी कार्यों को 1 सप्ताह के अंदर दुरुस्त कर ले।
उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पेयजल, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस सहित तमाम विभाग ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को कहा गया है कि व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश खेल स्पर्धाओं का आयोजन देहरादून में ही होना है। ऐसे में यहाँ पर अधिक संख्या में खिलाड़ी, कोच और उनसे जुड़े विभिन्न लोग मौजूद रहेंगे। नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रही हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। और इसमें जो नंबर ऑफ गेम्स, लार्जर रेजिडेंस टाइम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएशंस और हमारे स्पेक्टेटर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, वो राजधानी में ही बड़े स्केल पे रहेगा। नेशनल में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना है, जहां सभी का आयोजन राजधानी देहरादून में होंगे। और इसको लेकर खेल विभाग अपने स्तर से सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। और इस खबर पर भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से 38वें खेल का शुभारंभ होने जा रहा है, उसके लिए जो तैयारियां की जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर के उत्तराखंड में काफी उत्साह का माहौल है और सभी स्तर से तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना था, तभी से उत्तराखंड मेजबान बनने के लिए तैयार था और उत्तराखंड में उम्मीद की जा रही थी कि उनको खेल के मेजबानी का मौका मिलेगा। और अब 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का मौका मिला है। तो ऐसे में उत्तराखंड में प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। खेल प्रेमियों में भी काफी उत्साह है, खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह है और प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, क्योंकि 99 खेल स्पर्धाओं का आयोजन होना है और ऐसे में तमाम जो खेल हैं वो राजधानी देहरादून में ही आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में, चाहे नैनीताल के हल्द्वानी की बात करें या अन्य पर्वतीय जिलों की बात करें, तो वहां पर ये तमाम खेलों का आयोजन होगा। तो ऐसे में ज्यादा आयोजन को लेकर के अधिक खेलों की संख्या राजधानी देहरादून में आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए सभी तैयारियों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर खेल विभाग जुटा हुआ है। इसी के साथ साथ जिला प्रशासन भी अपने स्तर से जो तमाम सुविधाएं हैं वो पूरी करने में जुट गया है, क्योंकि काफी तादाद में यहाँ खिलाड़ी आएंगे, कोच आएंगे, उनके अन्य जो प्रशिक्षकों के साथ साथ उनके सहयोगी लोग की जो टीम होती है वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। तो उनको कहीं पर भी किसी तरह से कोई कमी न होने पाए, उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो, तो उस पर तमाम तरह से चिंतन और मंथन किया जा रहा है। जिलाधिकारी भी लगातार अपने स्तर से बैठक कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून जिले में खेल का आयोजन होना है। देहरादून राजधानी है उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी हर स्तर से जो सुविधाएं हैं वो पूरी कर ली जाए। चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़कों को लेकर के बात की जाए, बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग की बात की जाए या पेयजल को लेकर के बात की जाए, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के लगातार विभागीय स्तर पर अधिकारी अपने मंथन में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी के माध्यम से जो मंथन और चिंतन का जो कार्य है वो किया जा रहा है और डीएम लगातार अपने मातहतों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि चूंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है, उत्तराखंड को एक बड़ा मौका मिला है, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका है। तो ऐसे में कहीं पर भी किसी तरह से कोई कमी न रहने पाए, ताकि इस तरह के बड़े आयोजनों में कैसे सफलता उसको मिले, कैसे उसको सफल बनाया जाए और सभी स्तर से अधिकारी अपने कार्यों को तन्मयता के साथ करें। जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो सारी जिम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करना है, इस पर लगातार अधिकारी मंथन और चिंतन कर रहे हैं और अपने मातहतों को, अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जी अच्छा अजय जी, जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर यहाँ पे उनके रखरखाव, उनके रहने के, ठहरने के लिए सारे विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, खिलाड़ियों का आगमन कब से शुरू हो जाएगा? क्योंकि 28 जनवरी से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ये खेल शुरू होने वाले हैं। इसके चलते जो खिलाड़ियों का जो आगमन है, जो कहाँ पर उनको कहाँ ठहराया जाएगा, उनका आगमन कब से शुरू हो जाएगा?
या बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण विषय यही है कि खिलाड़ी यहाँ आएंगे तो उनको किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, उनको कैसे ठहराया जाएगा, कहाँ कहाँ जी ठहराया जाएगा। तो देखिए जो इसका उद्घाटन होना है राष्ट्रीय खेलों का, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत होगी वो नैनीताल जिले के हल्द्वानी से होगी और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जब भी जहां भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है तो उसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री उसकी शुरुआत करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो ऐसे में हल्द्वानी में इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तमाम जो खेल स्पर्धाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। कई जिलों में इसका आयोजन किया जाना है। राजधानी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी इस तरह का आयोजन किया जाना है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहां पर आयोजन किए जाएंगे। तमाम खेल स्पर्धाओं का को तय किया गया है। तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो अब आने शुरू हो जाएंगे और जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो विभिन्न खेल स्पर्धाओं के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां जहां उनको ठहराने की व्यवस्थाएं की गई हैं वहां आ रहे हैं। बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं, अन्य प्रदेशों के जो खिलाड़ी हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो लगभग जनवरी की शुरुआत से यानी पहले हफ्ते से ही यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने खेलों की जी अजय जी अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होने वाला है उसके चलते खिलाड़ियों का पहुंचना जनवरी के शुरुआती हफ्ते में ही शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर वहां पर सारी तैयारियां की जा रही है। लगातार अभी भी तैयारियां जो शेष रह गई हैं उन पर भी अभी कार्य किया जा रहा है और इसके लेकर वहां के जिलाधिकारी सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया था। जब बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी थी और सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। और बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली, जहां 26 जनवरी से हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान राजनीतिक अभियान शुरू करेगी। हालांकि 2 दिन का अधिवेशन पहले दिन ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि बुधवार शाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते सभी दिग्गज नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और मोगा से है जब 60 लाख की फिरौती मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां बताया जा रहा है कि गैंगस्टर अर्श ने डाला के नाम से फिरौती मांगी थी। जहां गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से एक आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वही जानकारी देते हुए एसपी डी बालकृष्ण सिंगला ने कहा कि मोगा के कपड़ा व्यापारियों को 4 आरोपियों ने 60 लाख की मांग की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। यह धमकी गैंगस्टर अर्श डला के नाम से दी गई थी। जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम सिमरनजीत सिंह, कर्ण कुमार, संदीप सिंह और सोनू कुमार बताए जा रहे हैं। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਕਰਨ, ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਸੋਨੂ, ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। यूनिवर्सिटी रेप केस की एफआईआर लीक हो गई है, जिससे पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हो गई। जहां गुरुवार शाम को चेन्नई की पुलिस कमिश्नर ए अरुण ने रेप केस को लेकर जानकारी दी, जहां इसमें उन्होंने एफआईआर लीक होने के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने माना कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक हुई है और यह तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है। अरुण ने कहा कि एफआईआर के आईपीसी के बीएनएस में बदलने का दौरान ऑटोमेटिक लॉकिंग प्रोसेस लेट हुई। जहां एफआईआर लॉक नहीं हो पाई तो तकनीकी गड़बड़ी के कारण लीक हो गई। इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द ही केस दर्ज करेंगे। वहीं उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने शुक्रवार शाम इस घटना को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जहां प्रदर्शन के लिए उन्होंने खुद को कोड़े मारे। उन्होंने पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करना शर्मनाक है। दरअसल 23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ रेप हुआ था, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और आईआईटी मद्रास है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। पुलिस ने कैंपस में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी ज्ञान शेखरन की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।